हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 20 जब पढ़ा था तो हमने उसमें आपको क्या बताया था। हमने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 जिसका नाम है अर्निंग पर शेयर, हमने कहा था ये किस पर अप्लाई करता है, ये सब पर अप्लाई करता है, अप्लाई ऑन ऑल एंटिटीज। भाई जिन पर भी AS 20 अप्लाई होता है, ऑन विच AS अप्लाइज, ऑन विच AS अप्लाइज। भाई अगर मान लीजिए आप पर इंड AS अप्लाई होते हैं तो फिर थोड़ा ना होगा, अगर आप पर AS अप्लाई होते हैं तो सभी एंटिटीज पर होता है। इसमें एक छोटी सी एग्जम्पशन थी, बताओ क्या एग्जम्पशन थी। जो लेवल 2 की या 3 की स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज हैं उनको माफी थी, लेकिन क्या पूरे स्टैंडर्ड से माफी थी? ना 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 ना, पूरे स्टैंडर्ड से माफी नहीं थी, सिर्फ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर से माफी थी कि DEPS दिखाने की उनको आवश्यकता नहीं है। हमने आपसे कहा कि अर्निंग पर शेयर बेसिकली क्या बताती है, ये एक रेट बताती है, रेट ऑफ अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पर अर्निंग का रेट क्या है ये रेट बताती है। ये अर्निंग का रेट क्यों चाहिए होता है, ये हमको चाहिए नीडेड इन FM में भी कहां कहां चाहिए, वैल्यूएशन के लिए चाहिए, PE रेशो के लिए चाहिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए चाहिए, फाइनेंस डिसीजंस के लिए चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर के, ये सारे चैप्टरों के नाम लिखे हैं जहां जहां पर ये चाहिए, मुझे उनके ऊपर जाना ही नहीं है। अर्निंग पर शेयर दो तरह की होती है, हमने आपको बताया था, एक होती है बेसिक और एक होती है डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड कुछ नहीं, ये पतली रेशो है, हमने इसको पतला कर दिया है बाय एडिंग। हमने क्या कर दिया इसके अंदर, मेहमान, हमने मेहमानों को बीच में ऐड करके इसे पतला कर दिया है, इसका मतलब ये डराने के लिए है। और एक थी हमारी बेसिक रेशो, जो आप FM में यूज करते हैं वो बेसिक अर्निंग पर शेयर ही है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। इससे हमारे पास दो चीजें आ गई, इससे हमारे पास दो चीजें आ गई। दो चीजें कौन कौन सी आ गई, एक तो अर्निंग्स कैसे निकालेंगे। तो अर्निंग्स को निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा, अर्निंग्स को निकालने के लिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा अर्निंग्स को निकालने के लिए आपको अपना करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। ध्यान दें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला है, करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, और इसमें से हमको माइनस कर देना है। क्या माइनस कर देना है, प्रेफरेंस का डिविडेंड। अगर ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो डिक्लेयर्ड हो या नहीं हो, लेकिन अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो केवल तभी अगर ये डिक्लेयर्ड हो, तो केवल तभी अगर ये डिक्लेयर्ड हो तो हम इसे माइनस कर देते हैं। हम इसके अंदर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा क्या मानते हैं, क्यूमुलेटिव। हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे CDT, क्योंकि अब वो कॉन्सेप्ट CDT का बंद हो गया है, दैट कॉन्सेप्ट इज नाउ नॉट रेलेवेंट। हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे जनरल रिजर्व या कोई और रिजर्व, क्योंकि वो भी शेयर होल्डर्स के होते हैं, वो आउटसाइडर नहीं है। भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर आउटसाइडर है ना, इक्विटी वालों के लिए आउटसाइडर है, पर इक्विटी वालों के लिए जनरल रिजर्व आउटसाइडर नहीं है, इसलिए हम उसको माइनस नहीं करते हैं। यह एस्पेक्ट मैंने एक बताया था। दूसरा मैंने आपसे कहा था वेटेड एवरेज। वेट जो दिया जाता है ये टाइम का दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, जो शेयर्स इशू हो चुके, जो इशूड शेयर्स हैं, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, ठीक है ना, जो शेयर हो गए। क्या आउटस्टैंडिंग में जो कंपनी फ्यूचर में शेयर इशू करेगी वो इसमें आएंगे? अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि शेयर कंपनी अगले साल इशू करेगी तो क्या वो आज आउटस्टैंडिंग है?
नहीं, आउटस्टैंडिंग वो हैं जो हमारे पास आज आ चुके हैं, इशू हो चुके हैं। इक्विटी शेयर्स मींस अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स। भाई प्रेफरेंस वाले आर नॉट इक्विटी शेयर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने आपको ये बातें बताई। मैंने आपसे ये कहा था कि हम ये जो एवरेज कैलकुलेट करते हैं, ये एवरेज कैलकुलेट करने के लिए अगर सारे शेयर्स सिमिलर होते हैं, अगर ये सारे शेयर्स सिमिलर होते हैं तो आप उनको नंबर्स में ही कैलकुलेट कर लेते हो। लेकिन कई बार जब ये नॉन सिमिलर होते हैं, अगर ये शेयर्स नॉन सिमिलर होते हैं, तो मैंने आपसे कहा था देन इट इज बेटर टू कन्वर्ट देम इनटू शेयर कैपिटल। या कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आई थी तो मैंने कहा तो टू कन्वर्ट देम इनटू शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। हम पेड अप वैल्यू देखते हैं, इसका मतलब हम दोनों केसेस के अंदर पेड अप वैल्यू को ही अपने पास चेक करते हैं। ऐसे में फिर आप लेटर ऑन कन्वर्ट कर देते हैं। लेटर ऑन किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आप पर शेयर बेसिस पे कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने इसके भी क्वेश्चंस आपको कराए थे। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर मान लीजिए सिमिलर शेयर्स हैं, तो हमने अपने पास इसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्सिटी और बताई थी। अब वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी कि भाई शेयर चेंज क्यों क्यों हो सकते हैं, चेंज इन शेयर्स। तो हमने आपको बताया कि शेयर्स में चेंजेस किस किस कारण से आ सकते हैं। या तो ये फ्रेश इश्यू के कारण से आ सकते हैं। तो फ्रेश इश्यू जब आएगा तो आप उनको कितना पीरियड कंसिडर करते थे? कंसिडर फॉर द पार्ट ऑफ ईयर फॉर विच दे वर आउटस्टैंडिंग। कुछ याद आ गया? जितना पार्ट वो आउटस्टैंडिंग रहे थे हम वही वाला पार्ट लेते थे। मैंने इसके अलावा आपको एक बायबैक भी बताया था। बायबैक को भी कंसिडर करते हैं फॉर द पार्ट ऑफ ईयर, लेकिन हम इसको क्या लेते हैं? एज नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। हम उसको अपने पास किस में कंसिडर करते हैं? हम उसे नेगेटिव वैल्यू के रूप में कंसिडर करते हैं। अच्छा ये बताओ, चेंज इन शेयर और किन कारणों से हो सकता है? भाई फ्रेश इश्यू से चेंज हो सकता है, बायबैक से चेंज हो सकता है, और कौन से कारण हो सकते हैं? सर बोनस शेयर से भी हो सकता है, सर राइट शेयर्स से भी हो सकता है। ये फ्रेश इशू राइट नहीं था, ये पहली बार का पब्लिक इशू था। राइट शेयर्स से भी चेंजेस हो सकते हैं। या सर हो सकता है हमने कन्वर्टिबल डिबेंचर थे तो डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, तब भी हो सकते हैं। या हो सकता है सर प्रेफरेंस शेयर्स थे, हमने उन्हें इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, तब भी हमारे पास यहां पर आ सकते हैं। या हमारे पास कोई इंटरेस्ट पेबल था, हमने उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, तब भी हो सकते हैं। या अमेलगमेशन में हम जब कोई एसेट्स अक्वायर करते हैं तब भी हो सकता है हमने इक्विटी शेयर दिए हो परचेज कंसिडरेशन में, तो भी हमारे पास आ सकता है। क्या कोई और भी कारण हो सकते हैं? हां, अदर रीजंस भी हो सकते हैं। तो मुझे ये बताइए, मैंने आपको क्या नहीं बताया? दिस इज ऑल विच इज स्टिल पेंडिंग। दिस इज ऑल विच इज स्टिल पेंडिंग एंड ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो स्टिल पेंडिंग। तो मैं अपने पास आपको चाहता हूं कि आपको इससे काफी हद तक आइडिया लग गया कि हम अभी तक ये बात पढ़ चुके थे। हम चेंज इन शेयर्स को स्टार्ट कर लिया था, चेंज इन शेयर्स में फ्रेश इशू को भी हमने पढ़ लिया था, बायबैक को भी पढ़ लिया था। अभी मेरे को रेड पेन वाले पढ़ने हैं। आज मेरा टारगेट है कि मैं आपको अपने पास ये भी करा दूं, ये भी करा दूं, ये भी करा दूं। इनमें एक को ही करा दूंगा तो सारे सेम है, दीज आर ऑल सेम। तो मैं चाहता हूं आज हम यहां तक पहुंच जाएं। अगर यहां तक पहुंच गए तो फिर मैं अपने पास डाइल्यूटेड पर भी आऊंगा, लेकिन डाइल्यूटेड को फिर मैं अपने पास कल करूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? साहिल कह रहा है क्या लेवल 2-3 में कंपनीज हो सकती हैं? बेटा बैंकिंग कंपनीज, एक्सिस बैंक इज अ कंपनी, ठीक है? तो एक्सिस बैंक इज अ कंपनी, बट वो लेवल 1 की कंपनी है, तो एक्सिस बैंक बड़ा हो गया। ऐसे ही कोई छोटा बैंक उठा लोगे तो वो हमारे पास लेवल 2-3 में आएगा। ओके, चलिए, तो मैंने अपने पास
विपुल कह रहा है जब शेयर्स अलग डेट पर है तो ईपीएस नॉट ऑन डिफरेंट। विपुल बेटा हमने अपने शेयर होल्डर्स को बताना है तो हर एक के घर में चिट्ठी थोड़ी ना डालनी है, एनुअल रिपोर्ट में तो एक ईपीएस बतानी है कि साहब ये हमारी अर्निंग पर शेयर है। हर आदमी सोच ले। मेरे को एक बात बताओ, एक आदमी एफडी से क्या कमाएगा? बैंक नहीं बताता, कहता मैं 7% इंटरेस्ट दूंगा। जो आधे साल इन्वेस्ट करेगा आधे पैसे कमाएगा, जो पूरे साल इन्वेस्ट करेगा पूरे साल कमाएगा। रिलायंस कहता है कि 53 रुपए ईपीएस। अगर आप उस कंपनी में पूरा साल पैसा लगाओगे तो 53 रुपए कमाओगे, आधा साल पैसा लगाओगे तो आप 26.5 रुपए कमाओगे। इसका मतलब लोग अपने आप अर्थार्थ निकालते हैं। हम हर एक लोगों के लिए नहीं ढूंढते कि ये मिडल में आए थे, ये बिगिनिंग से थे। हम सबके लिए एक ईपीएस निकालते हैं। यही आपका ये स्टैंडर्ड कर रहा है। ओके विपुल। एक बच्चा कह रहा है क्या ईपीएस को डिविडेंड पर शेयर कह सकते हैं? केशव हम नहीं कह सकते, एफएम के अंदर कहा जाता है, इसलिए एफएम की बात हम यहां पर लाएंगे नहीं। अच्छा, और सिमरन को कुछ ऑडियो आवाज की प्रॉब्लम है, लेकिन सिमरन की मोबाइल का प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए अब मेरे साथ साथ आइए, मेरे साथ साथ